स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो आज यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का क्लास जो है कराया जाएगा। तो फिजिक्स में जो प्रकाश है, हाई स्कूल में एक प्रकाश चैप्टर है लाइट, उसका लेक्चर कराया जा रहा है। तो आज लेक्चर नंबर 15 कराया जाएगा। इससे पहले जो भी लेक्चर कराए गए हैं प्रकाश से संबंधित, उनका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और स्नेल का नियम जो कि पिछले क्लास में कराया गया था, आज हम उससे संबंधित एक दो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल, आगे क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की किससे दिखाते हैं? c से। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आगे कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपली हमसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। यानी कि सिचुएशन आपका कैसा होगा, स्थिति आपकी कैसी होगी इसकी? देखिए, यानी कि ये कोई कांच रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? कांच है, जिसका अपवर्तनांक हमें कह रहा है 3/2 है। यहां पे मैंने अपवर्तनांक लिख दिया। अपवर्तनांक हम लोग जनरली यन से या म्यू से दिखाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है? अभिलंब होता है। ये आपतित किरण होती है। ये हमारा क्या है? आपतित किरण। ठीक है, अब कह रहा है कि ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये वायु से किस में जा रहा है? कांच में। तो वायु हमारा क्या होता है? विरल माध्यम, जबकि कांच क्या होता है? सघन होता है। ठीक है, यानी कि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। वैसे भी अपवर्तनांक आपको 3/2 दिया हुआ है। अच्छा, अब ये अभिलंब की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। ये हमारा क्या होता है? अपवर्तित किरण। ये किरण क्या होती है? अपवर्तित किरण। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। ये किरण जो है इसका नाम है अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तित किरण। ठीक, ये होता है अभिलंब। ये सभी बातें मैं पिछले भी लेक्चर में करता चला आया हूं, आपको बताते चला आया हूं। तो अगर और डिटेल देखना हो तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें सब चीजें हैं। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं दिया है। अब सुनिए, जो अपवर्तनांक है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? यन से। कितना है हमारा? 3/2। पहली बात। दूसरी बात, आप चाहे लिखे या ना लिखे, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको और अच्छे से डोनेट करना है तो आप लिख सकते हो कि ए से किस में गया है? जी, यानी कि ग्लास में। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको लेक्चर बताया था, आधे घंटे का लेक्चर समझाया था कि अपवर्तनांक क्या होता है, उसे कैसे निकाला जाता है, क्यों अपवर्तनांक को पढ़ना जरूरी है। ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। तो अपवर्तनांक कितना दिया है? ये। फिर वायु में प्रकाश की
चाल किससे दिखाते हैं? सी से। कितना दिया है? 3 गुणे 10 के घाते 8। थोड़ा साफ लिख लेते हैं। 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं ना जी। हमसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किससे हम लोग दिखा लेते हैं? भी से। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैंने अपवर्तनांक का जो सूत्र आपको बताया था या लिखवाया था वो क्या था? n बराबर c बटा भी। जहां c क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल। भी क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें सभी वैल्यू दी गई है, हम लोग धीरे धीरे उसे यहां पे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो n का मान दिया हुआ है 3/2। c का मान कितना है? 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। बटे भी का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेंगे, पक्षांतर जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8 गुणा है बराबर किधर आएगा? क्या हो जाएगा? भाग। 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। तो जो भी का मान आएगा वो आएगा 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं अतः ना जी, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक, 2 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। यानी कि आप ये बता सकते हो कि अगर किसी कांच का या माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 10 के घाते 8। ये कांच है, इसके अलावा कोई भी माध्यम हो, आप सीधा n का मान बदलिए, भी का मान मिल जाएगा। अब जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एज इट इज आपके एग्जाम में आएगा, अब ये नहीं कि जो मैं करा रहा हूं वही आ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इनके मान क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। ठीक है, जैसे मैं 3/2 दिया हूं, वहां 5/2 होगा या 3/5 रहेगा। इस तरीके से मान क्या होंगे? परिवर्तित होंगे, लेकिन लगाने का जो तरीका होगा वो यही होगा। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज अगला हेडिंग जो हमारा है वो है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। क्या पढ़ेंगे? उत्क्रमणीयता, यानी कि रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, या रे ऑफ लाइट कह सकते हैं, रे ऑफ लाइट। ठीक, रिवर्स क्यों कहें? क्योंकि अब हमारा जो जमाना है वो उत्क्रम का मतलब भले ना समझे, लेकिन रिवर्स मतलब जरूर समझता है कि क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए मैं ये बात यहां पर लिख दिया हूं। अब सुनिए, मैं आपको सीधा एक फिगर के माध्यम से ये बात बता दे रहा हूं। ठीक है, आपके हाई स्कूल के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस बात को समझाने के लिए मैं यहां पे ये बात आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। मैं सिंपली एक फिगर बना लेता हूं। ये मान लीजिए एक माध्यम हो गई। ठीक है, अब ये माध्यम हमारा कैसा है? कांच का है। क्या है? कांच का। ठीक, ये इसका नाम क्या होता है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। चलिए मैं इसका नाम रख दे रहा हूं यम और यम डैश। ठीक, मान लीजिए ये जो माध्यम है ये क्या है? वायु। ये पहला माध्यम क्या हुआ? वायु। ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम क्या है? कांच। तो जाहिर सी बात है वायु हमारा क्या होता है? विरल होता है ना। वायु क्या होता है? विरल। जबकि कांच क्या होता है? सघन होता है। ठीक है, क्या होता है? सघन होता है। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर कट लिख लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से दिखाई दे। ये हमारा सघन माध्यम है।
ठीक है, ये दूसरा माध्यम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मैंने आपको जो पिछली बातें बताई उसी के आधार पे देखिए इसे समझा भी देंगे, आपको आ भी जाएगा। ये क्या होता है, आपतित किरण। तो ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित होता है और किस तरफ आता है, अभिलंब की ओर। तो ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण। अगर ये हमारा आपतित किरण हुआ, आपतित किरण, तो इस किरण का नाम हम लोग क्या लिखे थे, अपवर्तित किरण। चलिए देखिए, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। फिगर थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है तो मैं आपको नाम लिखते हुए चल रहा हूं। आप बाकी जो है फिगर तो आप बनाए ही हैं, पिछला जो भी फिगर में बनाया वो भी आपको बताया हूं। तो ये क्या हुआ, अपवर्तित किरण। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अब ये जब किरण, देखिए ये किरण यहां से बिल्कुल सीधी ऐसे आएंगी ना जी, ये सीधी यहां तक आ गई। अब मैं क्या कहूंगा कि यहां से एक अभिलंब ड्रा करिए। तो हम मार्कर जो है ना पतला कर लेते हैं ताकि फिगर अच्छे से दिखे। रुकिए, देखिए ये हमारा क्या हुआ, अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ। ठीक है, अब इसका मैं नाम रख दे रहा हूं यन डैश और यन रख दे रहा हूं, या तो यन और यन डैश रख लीजिए, इसे यन डैश कर लीजिए, ये यन है। ठीक, अब सुनिए, जब वायु से यानी कि विरल से सघन में आ रहा है ना जी, विरल से सघन में आ रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रहा है। इसी तरह से जब ये सघन से, अब सघन से कहां आएगा, विरल में, तो अभिलंब से क्या करेगा, दूर भागेगा। अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, यानी कि अभिलंब के पास से, लेकिन ये अभिलंब से क्या हुआ, दूर भाग गया। इसे लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे लैटरल शिफ्टिंग कहते हैं। तो आप देखिए, ये विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया। अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया। और जब सघन से विरल में गया तो विरल में क्या हुआ, सघन से दूर भाग गया, मतलब अभिलंब से क्या हुआ, दूर भाग गया। आप इस बात को ऐसे समझिए जैसे आप खुली सड़क पे चल रहे हैं, कहीं ट्रैफिक या जाम रहता है तो आप खुद को सुकोड़ लेते हैं, मतलब जहां कम जगह रहेगा उधर चले जाएंगे। यानी कि आप सघन वाले जगह पे जब रहेगा तो आप एकदम सुकोड़ के कम जगह में चले जाएंगे, लेकिन जब आपको रोड फिर पूरा खुला मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, एकदम दूर तक फैल जाएंगे। बात समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहीं पर एक कांच लगा दे रहा हूं, या तो हम क्या कह सकते हैं कि दर्पण लगा दिए। क्या लगा दिए, दर्पण। अब जब आप दर्पण लगाएंगे, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं एक बार। देखिए, जब आप दर्पण लगाएंगे तब क्या होगा, जब आप यहां पे दर्पण लगाओगे तो प्रकाश की किरण यहां से टकराकर वापस अपने मार्ग पे लौट जाएगी। तो ये घटना जो हो रही है, यानी ये टकराकर वापस जो लौट रहा है, यही क्या दर्शाता है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि उत्क्रमणीयता। बात समझ में आया, यही चीज दर्शाता है उत्क्रमणीयता। ठीक, अब सुनिए, अब मैं जो आपको कराना चाहता हूं वो सुनिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यदि मैं कहूं पहले माध्यम के लिए, ये जो पहली घटना यहां पे हुई, एक स्थिति ये हुई और दूसरी स्थिति यहां पे हुई, यानी कि विरल से सघन में आया, सघन से फिर कहां आया, विरल में। तो अगर मैं कहूं कि इसका जरा सा आप उनके रूप में लिखिए, मतलब स्नेल के रूप में, तो ये होगा आई। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आर होगा ना, और यहां पे भी आर रहेगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, आर डैश। ये हमारा क्या होगा, आर डैश। ठीक है ना। अब सुनिए, आराम से सुनिएगा, आपको आ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है चीजें। ठीक है, अब सुनिएगा। अब ये जो आर डैश होगा ये किसके बराबर होगा, आई के। यहाँ पे जो आपतित हुआ है इसी के बराबर रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो आप स्नेल का नियम पढ़े हो कि पहले वायु से किसमें गया, कांच में, तो आप लिखते थे ना ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच में अपवर्तनांक। तो आप क्या लिखते थे, साइन आई बटे साइन आर। कोई दिक्कत, यह समीकरण 1 लिख दिया। पहले से किसमें आया, वायु से कांच में। दूसरा मैं कहूं कि कांच से ये फिर कहां गया, वायु में, यहां से इसमें गया, वायु में, यहां पे वायु है हमारा। ठीक है, वापस वायु में लौट आया। अच्छा, तो वायु में गया तो यहां ऊपर क्या है, साइन आर, यहां पे क्या है, साइन आर बटे क्या है, साइन आई। क्या है, साइन आई।
इसे मैं क्या कह दे रहा हूं, समीकरण 2। अब मैं साधारणतः क्या करूंगा, समीकरण एक का समीकरण 2 से गुणा करने पर, अब साधारणतः मैं क्या कर रहा हूं, गुणा कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, देखिए क्या होगा। तो लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट साइड यानी कि ए एन जी गुणे जी एन ए। ठीक है, लेफ्ट साइड दोनों क्या था, ए एन जी एंड जी एन ए, दिख रहा है ना, ए एन जी एंड जी एन ए। रुकिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ ऊपर की जो समीकरण है जिसमें मैं लिखा हूँ। देखिए ए एन जी एंड जी एन ए, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में गुणा कर दूंगा और राइट वाले का राइट में गुणा कर दूंगा। क्या होगा, राइट वाले का साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। चलो ये तो साइन आई कट जाएगा, साइन आर कट जाएगा। ये क्या होगा, ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर क्या होगा, 1। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए एन जी बराबर 1 बटा क्या होगा, जी एन। ये उत्क्रमणिकता है, ही तो है। उत्क्रम मतलब उल्टा, तो बताइए 1 बटा होने का मतलब क्या है, उत्क्रम में है, क्या है, उल्टा है। तो इससे सिद्ध होता है कि इससे प्रकाश की उत्क्रमणिकता क्या होती है, सिद्ध होती है। इससे मैं लिख दे रहा हूं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। कोई दिक्कत यहां तक ना जी, दो माध्यम एकदम सीधा ए एन जी जी एन में। एक बात आओ, जो मैं फिगर बना के आपको इतना डिटेल समझा रहा हूं, ऐसा आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपको बस ये बातें याद रखनी है। ठीक है, डेरिवेशन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, कहेगा सूत्र प्रूव करिए, आपको सूत्र नहीं प्रूव करना है, आपको बस ये डेफिनेशन पढ़ना है कि होता क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा करना रहेगा, आपको सूत्र लिखना रहेगा। ठीक है, हाई स्कूल में ये चीजें अब नहीं आती, पहले के एग्जाम में आते थे। अब सुनिए, यदि मैं कहूं, यदि नदी माध्यम क्रमशः नदी वायु हो, फिर जल हो तथा कांच हो, अगर मैं इन 3 माध्यमों की बात करूं तब क्या होगा, ठीक है ना जी, तब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होगी, उत्क्रमणीयता क्या हो जाएगी यहां से, देखिए ध्यान से देखिएगा। तब प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या लिखेंगे, ए एन जी, ए एन डब्ल्यू, यानी कि वायु से कहा गया जल में, वायु से कहा गया जल में, दिख रहा है ना। फिर डब्ल्यू एन जी, यानी कि जल से किस में गया, कांच में। ठीक है, जल से किस में गया, कांच में। फिर जी एन ने, यानी कि कांच से किस में गया, वायु में। इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा चीज है, आपको बस समझना है। देखिए 2 तक आपको अच्छे समझ में आया, तीसरा वाला ये हुआ। अगर आपको ये रियलाइज करना है, देखना है कि ये कहाँ पे घटना होती है, तो सिंपल सी बात है भाई, कांच का ग्लास ले लो, उसमें पानी भर लो, तो आप खड़े कहाँ हो, वायु में, पानी थोड़ी खड़े हो, आप वायु में खड़े होकर जल को देख रहे हैं और कांच को देख रहे हैं, यानी कि जल से भरे हुए कांच की ग्लास में देख रहे हो। ये तीनों जो है आपको अब जाके रियलाइज हो सकता है कि हाँ, बचपन से कांच की ग्लास में पानी देख रहे थे, तो वह प्रकाश की इस घटना की वजह से दिखाई दे रहा था। किस घटना की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की। और इतनी घटनाएं होने के बाद वो हमें दिखाई दे रही थी, जिसे हम लोग महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप सोचिए, जिस चीज को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जा रहा है, इतना एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, और इसे अच्छे से याद रखिएगा। ये घटना अगर आपको समझनी है तो बस सीधी बात, एक कांच का ग्लास, ठीक है, एक कांच का ग्लास ले लीजिए और फिर उसमें क्या भर दीजिए, वाटर, और आप कहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, वायु में। ठीक है, वायु में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो आप वायु में हैं,
ये हमारा क्या है, जल है, और ये जो है बाहरी, ये क्या है, कांच। यही घटना है जो मैं ऊपर फिगर बनाया हूँ। ठीक है, इतनी बातें हो रही है यहाँ पर। ठीक, अब आगे चलूं। चलिए, अब मैं इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन आज कराऊंगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, क्रमशः 1/3 व 1/2 है। 1/2 है वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना जी। उसके बाद कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है, क्रमशः 1/3 व 1/2। अब देखिए, मैं आपको लिख पा रहा हूं, दिया है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दे। दिया है ना जी, हल करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इरेज करके साफ लिख लेते हैं। चलिए नीचे थोड़ा सा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिया है। तो पहले आपको दिया है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत नहीं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये देखिए, स्टेटमेंट को ब्रेक करिए, तोड़िए। यहाँ पे जल की बात कर रहा है कि वायु के सापेक्ष जल में अपवर्तनांक कितना है, और उसी वायु के सापेक्ष कांच में अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आपको याद होगा, इसे किससे दिखाते हैं, ANG, यानी कि वायु, एयर, और जी क्या होता है, जी ग्लास होता है ना जी, W लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, W, यानी कि वाटर। यानी कि वायु के सापेक्ष किसमें, जल में अपवर्तनांक कितना होगा, 1/3। अच्छा, अब मैं दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वायु के सापेक्ष किसका, कांच का। अब किसका निकाल रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक किससे लिख दूं, ANG, यानी कि वायु से किसमें गया, कांच में, ये गया। अब इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 1/2। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमसे जो पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक किसका निकालना है, जल का। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, मैं लिख रहा हूं अभी स्टेटमेंट, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो किसका निकालना है, जल का। ठीक है ना, किसका निकालना है, जल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, GNW। ठीक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तनांक किसका निकालना था, जल का। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या पूछेगा, ध्यान से पढ़िएगा। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक आपको किसका निकालना है, जल का, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो लास्ट में लिखना है, बस ये बात याद रखिएगा। ये जो पीछे लिखा हुआ है, यानी कि वह माध्यम बता रहा है जिसमें अपवर्तनांक आपको निकालना हो, और जो आगे लिखा हुआ था ये बताता है कि इसी के सापेक्ष निकालना है।
इसी के सापेक्ष आपको निकालना है। बात समझ में आई। पिछला वाला बताता है अपवर्तनांक, यानी किसमें अपवर्तनांक आपको निकालना है, और पहला वाला आपको क्या बताता है, सापेक्ष। आज तो तोड़ मरोड़ के अच्छे से लिख ही देते हैं, देखिए आज तो लिख ही देते हैं, ठीक है। देखिए यन बताता है जो आगे लिखा हुआ रहता है वो बताता है सापेक्ष, कि किसके सापेक्ष में निकालना है। और दूसरा वह माध्यम होता है, ये वो माध्यम है जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। बात समझ में आई, एकदम तोड़ मरोड़ के। तो आ जाइए, देखिए स्टेटमेंट में जो लिखा हूं उसे भी पढ़ लीजिए। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष कहते ना, आगे वाले क्या बताता है, सापेक्ष। किसका निकालना है, जल का। तो जिसका निकालना वो पीछे, जिसके सापेक्ष निकालना वो उसे कहाँ लिख लीजिए, आगे। सबसे अच्छा समझने का तरीका, ठीक। तो सॉल्व कराएं। अभी को जो मैं लास्ट इक्वेशन आपको लिखवाया था, अगर याद हो ना जी, तो वो क्या था, आपको याद होगा, ANW ना जी, वायु से किस में गया, जल से, फिर जल से किस में गया, कांच में, फिर कांच से किस में आया, वायु में। इन सब का मान क्या होता है, 1 होता है। ये सब बराबर किसके होते हैं, 1 के, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, ANW तो हमें दिया गया है, मैं लिख ले रहा हूँ गुड़े। ANW दिया है ना, देखिए स्लाइड ऊपर जो दिया है, ऊपर के पेज में, मैं आपको वहां पे दिखा दे रहा हूँ। ANW दिया है, और कौन सा दिया है वो भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ANW, ANG दिया है, ANG दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ANW, उसके बाद ANG, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ WNG, आपसे पूछा क्या है, GNW, यहाँ पे दिया है WNG, पूछा क्या है, GNW, यानी मैं इससे, इसका उत्क्रम है यानी कि उल्टा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/GNW। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट बताया कि ANG हो तो ये इसके उत्क्रम हो जाएगा GN, अभी ऊपर ही प्रूव कराया हूँ, है ना। तो WNG को मैं लिख सकता हूँ GNW, क्योंकि मुझे यही चाहिए ही। अब GNA का मान ना देकर किसका मान दिया है, ANG का मान दिया है, इसलिए मैं इसे किस रूप में लिख लिया, ANG, और इसके बराबर क्या लिख लिया, 1। अब बस सीधा मान रखिए, ठीक है। तो ANW का मान कितना था, 1/3 गुड़े 1/GNW का मान तो हमें निकालना है, लिख लेते हैं, गुड़े ANG का मान कितना है, यहाँ पर ANG का मान कितना था, 1/2 था शायद, जी हाँ 1/2, इसके बराबर क्या लिख लेते हैं, 1। अब इसे सॉल्व करना है तो एक पेज और ले लेते हैं, वहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1/3, 1/GNW गुड़े 1/, जो सबसे नीचे है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो रहने ही देते हैं, इतनी बातें रहने देते हैं। देखिए कितना अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसान से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आराम से। चलिए तिरछा गुणा करते हैं। बताइए GNW तो रहने दे रहे हैं, है ना, 1/3 रहने दीजिए, ये भागे में है ना, नीचे डिनोमिनेटर में, हर में। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तिरछा गुणा करिए, 1 से 1/2 ही रहेगा। फिर 1/GNW, 3 नीचे है, तिरछा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 होगा ना। ये गुणा जब भी होगा ऐसे ही होगा ना, ऊपर वाले में, ठीक है। अब क्या होगा, हमें 1/GNW नहीं चाहिए, GNW बटाइए। तो मैंने कहा था अंश को हर और हर में अंश को लिखने का तरीका, तो भाई जो नीचे है उसे ऊपर लिख लो, यानी कि GNW बटे 1, और इसमें भी जो नीचे उसे ऊपर लिख लीजिए, ऊपर वाला नीचे, यानी कि GNW बराबर 2/3। आ गया, कोई दिक्कत। हम लोग निकाल लिए कांच के सापेक्ष किसका, जल का अपवर्तनांक। यही क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक। देखिए इतना अच्छा टॉपिक था, क्लास अच्छे से कराया भी गया। आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर नोट्स बनाते रहिएगा, या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद आपका।